ये लौट के कहता है कि मुझे जिनसी हरासा करने की धमकी मिल रही है। भाई उल्लू के पट्टे, तुझे खोता भी धमकी ना दे, तुझे जिनसी हरासा करने की तो वो जमील फारूकी ने ट्वीट किया, मारो मुझे मारो क्या करे से जिनसी हरासा करने की धमकी मिल रही। वेलकम बैक। कैसे हैं भाई आप सब? खैरियत से हैं? तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैंने कहा चले व्लॉगिंग तो रोज़ होती रहती है, क्यों ना आज शहीद सैलवी साहब का इंटरव्यू लिया जाए। तो बहुत से सवालात थे मेरे जहन में, यकीनन आप लोगों के जहन में भी सवालात होंगे। जैसा कि उनकी गिरफ़्तारी हुई कुछ दिन पहले, उससे रिलेटेड कुछ सवालात थे मेरे जहन में। इसके अलावा औरत मार्च के सिलसिले में मेरे जहन में कुछ सवालात थे। तो ये सारे उनसे पूछेंगे कि उनकी गिरफ़्तारी किस वजह से हुई और जेल में उनसे जो है वो कैसा रवैया रखा गया, कितने घंटे वो जेल में रहे। तो ऐसे तमाम सवालात उनसे डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि शहीद सैलवी जो हैं वो मेरे कज़न हैं, और आपको ये भी पता है कि वो इन दिनों जो है वो गांव में शिफ्ट हो चुके हैं, और यहीं से जो गांव में उनका घर है वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, पीछे आप देख रहे हैं, ये सारा हमारा अपना ही मोहल्ला है। पूरा हमारा जो है वो फैमिली की इधर घर है। ये जी सारे हमारे अपने फैमिलीज़ के घर हैं। और वो सामने आप देख रहे हैं जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, वो शहीद सैलवी की गाड़ी खड़ी हुई है और साथ ही उनका घर भी है। तो हमें वहाँ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, इंशाल्लाह गपशप होगी उनसे। तो हाँ जी, तो अभी शहीद सैलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हमारा इरादा ये था कि हम इनके पास जाते हैं, इनके घर, लेकिन मैं अभी इधर ही मौजूद था तो ये आ गए हमारे पास। तो अस्सलाम वालेकुम शहीद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। तो क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल एक दिन धरना दे देते हैं, अच्छा। एक दिन जेल चले जाते हैं जी 2-3 दिन इलाके में गुजार लेते हैं। चलो बहुत बेहतर है। जेल का तो आपके वो मामलात हमें पता चले थे कि वो आपको गिरफ़्तारी हुई, तो वो किस वजह से गिरफ़्तारी हुई थी आपकी? ये एक वफाकी वज़ीर साहब हैं जिन्हें अमूमन लोग डब्बू कहते हैं। जी वो मस्जिद के बाहर जाके भंगड़ा शंगड़ा डाल आए थे, तो उन्हें जब हमने शटअप कॉल दी तो उन्हें बुरा लग गया। जी तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब फरमाते थे कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। फिर एक जगह फरमाया उन्होंने हबीब जालिब को कोट करते हुए कि जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, और कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे कि चंद फूंकों से भूल जाते हैं। यही बात। अच्छा, तो उनकी वजह से जो है वो आपकी गिरफ़्तारी हुई, ये यहीं से हुई थी, गांव से ही आपकी गिरफ़्तारी? इसी गांव से। तो किस तरह आपकी वो गिरफ़्तारी क्या हुई? कहते हैं, टाकरा जब भी वक्त के बादशाहों से हुआ था, तो ऐलान बगावत भी मेरे गांव से हुआ था। तो किस तरह गिरफ़्तारी हुई, आपको पहले पता था या अचानक कोई ऐसा केस बना? रात को इन लोगों ने मेरे ख्याल है कि 11 बजे FIR काटी। अच्छा 12 बजे ये लोग वहाँ से निकले। इतवार को रात को इनके थाने खुले हुए थे FIR काटने के लिए। 12 बजे लाहौर से निकले, सुबह 7 बजे ये लोग हमारे गांव पहुँच चुके थे। और ऑन द स्पॉट जब बाहर निकला तो पूरी गली में पुलिस थी। तो मैं तो पर शुरू में सिर्फ कोई आधा मिनट की परेशानी ये थी कि कौन से केस में अरेस्ट करने हैं, एक केस तो है नहीं, एक पंगा तो है नहीं पता चला कि यार ये मामला है। फिर मैं आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि हुकूमत ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है भाई, और वाकई यही साबित हुआ। और अल्लाह ताला ने ये बात याद रखिएगा कि जब आप एक नोबल कॉज के लिए निकलते हैं तो जितनी मुश्किलात आपके रास्ते में आती हैं वो उतने ही आपको ताकतवर बना देती हैं। ये दीन जो है ये आपको कभी बेआसरा नहीं छोड़ता। आप जितने बेअमल क्यों ना हो, लेकिन आप अगर एक नोबल कॉज के लिए निकलेंगे आप उतने मजबूत हो जाएंगे। तो जब आपको यहाँ से उन्होंने गिरफ़्तार किया, फिर आपको लाहौर ले गए, तो फिर आप वहाँ 24 घंटे मेरे ख्याल में रहे हैं जेल में? नहीं, पहले इन लोगों ने मुझे रखा एक दिन तो हवालात में मेरा थाने में ही। फिर अगले दिन बेल थी, पहले दिन रिजेक्ट हुई। और क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस भी इन लोगों ने डाला हुआ था अपनी बोगस FIR में। एक तो डाला कि जी कोविड की SOPs की वायलेशन हुई। खुद जो वहाँ पर ये सारे भंगड़े डाल रहे थे, एक दूसरे के साथ मिल के नाच रहे थे, वहाँ कोविड की वायलेशन नहीं हो रही थी। और फिर जनवरी के बाद मेरे ख्याल है कोविड का उस वक्त तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। और
उसके बाद इन लोगों ने कहा कि जी कार्य सरकार में मदाखलत इसने की है, हमने वो FIR काटी है। कार्य सरकार में मदाखलत का मकसद मतलब ये है कि सरकार जो है आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इन्होंने जो वहाँ कंजर खाना मचाया हुआ था वो बड़ा अच्छा काम था, हमने जाके रोक दिया तो ये मदाखलत हो गई, तो उस पर पर्चा कट गया। मतलब इस तरह के कमजर्फ हम लोगों को टकरे हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का कितना नेगेटिव इमेज दुनिया में गया होगा कि इट इज़ द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। और ये लोग जो हैं उस पाकिस्तान में मस्जिद के तकद्दुस के लिए कोई निकलता है तो उसके साथ ये हाल करते हैं। मतलब क्या तासुर दुनिया में गया होगा कि जब एक SHO, एक SP, एक DC उठ के ज़बरदस्ती कोविड के लिए पूरे मुल्क की मसाजिद बंद करा सकता है, पूरे मुल्क के बाज़ार बंद करा सकता है, वो कंजर खाने क्यों नहीं बंद करा सकता? मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी का नंगा नाच अगर आपके इस्लामाबाद, जैसे इस्लामाबाद आपके कैपिटल में हो रहा हो, वहाँ पर सारी ख्वाहिशाएँ फॉरेन पेड NGOs की कुछ इकट्ठी हुई हुई हों और मासूम औरतों को मिसयूज़ करने के लिए इकट्ठी हों, हम जिन्स परस्ती के नारे लगाने के लिए यहाँ लाहौर और कराची की सड़कों पे मैदान में निकल आए लोग, उनको रोकने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए लोग आ जाए, लोगों को कारोबार ख़राब करने जी मैदान में आ गए। तो अमीर के लिए कानून अलग है, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वालों के लिए कानून अलग है, और पाकिस्तान के नज़रिए का दिफा करने वालों के लिए कानून अलग है। ये जो कॉन्सेप्ट था इमरान खान का कि दो नहीं एक पाकिस्तान, उस कॉन्सेप्ट की वायलेशन सबसे ज़्यादा इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट ने की है। ये जो कॉन्सेप्ट था कि अमीर और गरीब के लिए कवानीन के तकाजे एक ही होंगे, उसकी वायलेशन इनकी अपनी गवर्नमेंट खुद कर रही है। ये जो कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद करेगा, आज भी इस मुल्क के फ़ैसले अमेरिका में हो रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत होगी, आज भी मस्जिद के इमाम के सामने FATF का वो सवालनामा चला गया। फंडिंग कहाँ से हो रही है? तोड़ा पे फंडिंग दे रहा है भाई, उल्लू के पठो, हु द हेल यू आर टू आस्क फ्रॉम अस के भी फंडिंग कितों हो रही है? और इमाम साहब को मोहल्ले के 2-4 बंदे 100 रुपए दे देते हैं, बेचारे के घर की 2 वक्त की रोटी शायद पूरी ना होती हो, उसको जाके अभी तुम ये पूछ रहे हो, उसको जाके पूछ रहे हो कि जनाब खिताब में ये कहना ये नहीं कहना। मतलब जो इस्लाम इन्हें हुकूमत कहेगी वो इस्लाम बयान करना, उसके अलावा बयान नहीं करो। हुकूमत को कौन कहता है इस्लाम कौन सा बयान करना है? जो अमेरिका ने बोलेगा कि जी फ़लाँ इस्लाम जो है वो बयान किया जा सकता है, ये जिहाद वाला इस्लाम, ये एंटी टेररिज्म का जो नैरेटिव सामने लाएं आप कि जी जिहाद से आप दहशतगर्दी को रोकें, वो इस्लाम बयान ना करो। गैरत वाला इस्लाम बयान ना करो। नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत वाला इस्लाम जो है वो उस तरीके से बयान ना करो जी हमारी फंडिंग रुक जाएगी। हमें जो ये हड्डियाँ डालते हैं और हम लोग दम हिलाते हिलाते वो हड्डी पकड़ने के लिए भाग जाते हैं, वो रुक जाएगी। तो वो नैरेटिव जिस बेस पे रियासत मदीना के नैरेटिव पे मिस्टर खान ने वोट लिया, उस वोट को मिसयूज़ किया गया। वो नैरेटिव जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नैरेटिव पे वोट लिया कि जी हम कौम की बेटी को वापस लाएंगे, इन्होंने आसिया को रिहा करवा दिया। वो नैरेटिव जिसकी बेस पे वोट लिया गया, उस नैरेटिव को एक्सप्लॉइट सबसे ज़्यादा इस गवर्नमेंट में किया गया। तो जब ये सारी चीज़ें इस तरह हो रही हैं, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में PTI के वर्कर्स जो बेचारे एक डाई हार्ड वर्कर्स थे, जो पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत देखना चाहते थे कि अपने फ़ैसले खुद करें, वो मायूसी के बाद हमारे पास आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मैदान में निकलें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि हमें खान साहब से बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन इनके साथ जो चमचे खड़ते हैं ये खान को नहीं चलने देंगे। अब आपको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया है, तो जितना ये पीरियड आप वहाँ रहे हैं, उनका रवैया कैसा था आपके साथ पुलिस वालों का, और फिर वो अदालत में सारा जो है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये ज़्यादातर ऐसे तो चले जिस्मानी टार्चर नहीं दे सकते, लेकिन ज़हनी टार्चर देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या रवैया आपने कोई नोट किया? पुलिस का रवैया तो अच्छा था। ज़ाहिर है वो इंडिया से तो नहीं आए थे, अमेरिका से भी नहीं आए थे, पाकिस्तानी पुलिस थी, नमाज़ें पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन मसला एक था कि उन पे प्रेशर इतना था कि मैं अब रैंक उनके नहीं बताना चाहता कि उन बेचारों के लिए नौकरी का भी मसला होता है। लेकिन कभी एक बंदा पेश ना हो, कभी दूसरा बंदा पेश ना हो, कभी रिकॉर्ड वो पेश ना करें। बेल तो पहले दिन ही हो जानी थी, ये सारा बोगस FIR थी। तो ये इन लोगों ने डिले किया, 3-4 दिन इस केस को लटकाने की कोशिश की, उसके बाद जाके हम जेल से बाहर निकले। अब पुलिस बेचारी उमरा के घर की लोंडी इन्होंने समझा हुआ है उसे, हालांकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना। इन उल्लू के पट्टों ने अपने घर की लोंडी बना के रखा हुआ है उसे। ये एक पुलिस वाला जो बेचारा मुश्किल से अपना कोई गुजारा पूरा कर रहा होता है, जो इस कौम के लिए शहादतें भी दे रहा होता है, जो पुलिस वाला बेचारा
जो कुछ उसके बस में वो कर रहा होता है अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए। वो खुद पुलिस वाले कई ऐसे थे जो मुझे मिले जो गालियां निकाल रहे थे इन वज़रा को, लिटरली वो गालियां निकाल रहे थे कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, मैं ख़वातीन के सामने वो गालियों का जिक्र नहीं कर सकता। जो कह रहे थे भाई ये उल्लू के पट्टे जो हैं, इन लोगों ने हमें आप जैसे लोगों को अरेस्ट करने के लिए भेजा है कि हमारे घर में हमारे बच्चे आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं, हमारी बेटियां हमारे बेटे हमसे नाराज़ हैं कि अब्बा जी हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, आप इस बंदे को अरेस्ट करके आए। तो जब पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए जो नौजवान बात करे उसके साथ अगर आप ये करेंगे, तो कहते हैं हम लोग तो घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जब हमारे घर वालों को पता चले कि भाई मुहिब वतन लोगों के साथ ये कुछ हो रहा है, तो पुलिस वाले बेचारे मजबूर हैं इनके आगे, जिस तरीके से ये लोग मजबूर हैं अंग्रेज़ों के आगे। यही बात। अच्छा चलिए, ये तो आपकी गिरफ्तारी के कुछ मामला थे जो हमने इधर डिस्कस किए। तो अभी ये बताएं कि ये जो औरत मार का जो कुछ साल से हमारे इधर मुल्क में, क्योंकि हमने भी इतनी इधर हमारी भी अभी 20-22 साल एज हो गई है, तो हमने पहले कभी नहीं देखा था कि ये औरत मार्च हो रहा है। ये 2-3 साल से ही कुछ हम देख रहे हैं, ये सारी जो गंदगी यहाँ फैलाई जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये वो तलाक याफ्ता औरतें हैं जिनके शोहरों ने उन्हें छोड़ दिया। ये वो औरतें हैं जिनको भाई की तमीज़ नहीं है, बाप की तमीज़ नहीं है, बेटे की तमीज़ नहीं है, शोहर की तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है। ये वो जो एक ओपन मैरिज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं, और फिर आगे से झूठ का पलंदा ऐसे है कि मारवी सिरमिट टाइप का मटेरियल उठ के कहता है कि मुझे जिनसी हरासा करने की धमकी मिल रही है। भाई उल्लू के पट्टे, तुझे खोता भी धमकी ना दे, तुझे जिनसी हरासा करने की तो वो जमील फारूकी ने ट्वीट किया, मारो मुझे मारो क्या करे से जिनसी हरासा करने की धमकी मिल रही। तो इन लोगों ने बाहर से पैसे लेके अमेरिका में बैठ के यहाँ बेचारे मासूम औरतों को 200-400 रुपए दे के तो उन्हें कहती हैं आओ सड़क पे आओ। कई 80% ख़वातीन जिनसे मैं मिला जो औरत मार्च में गई, वो कहते हैं हम लोग तो कश्मीर और फ़लस्तीन की बहनों के लिए निकली थी, ये तो वहाँ पे अपना जिस्म बेचने की बातें कर रहे हैं। हम लोग तो निकली थी कि भाई हमें जहेज़ जो है इस लानत से बचाओ, और जायदाद में विरासत में जो कि इस्लाम ने हमें शरई हक दिया है वो दो। एक नोबल कॉज के लिए आई थी जो ख़वातीन के एक्चुअल इश्यूज़ हैं कि भाई हम लोग इज़्ज़त से माशरे में जीना चाहते हैं, हमें घर में जो हमारे भाई को मर्तबा मिला है वही हमें दो। कुछ घरों में इस तरह का मसला होता है अक्सर, तो वो उस कॉज के लिए निकली और यहाँ पर उनकी कॉज को एक्सप्लॉइट किया गया। और औरत के केस को औरत मार्च ने इतना मिसयूज़ किया कि जो औरत जिसको घर में वो इज़्ज़त मर्तबा मकाम नहीं मिल रहा ना, वो जो कहती थी कि नहीं मुझे इतनी तो आज़ादी दो कि मैं अपने जो व्यूज़ हैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं पॉजिटिव तरीके से, उस औरत को भी अब उसका शोहर या उसका बाप कहता है कि ये वाली आज़ादी चाहिए तो मैं नहीं मिलेगी। तो असल ख़वातीन के हकूक़ पे भी ये डाका मार चुके हैं। मिस यूज़ करके इन लोगों ने ख़वातीन से उनके जो हकूक़ मिलने चाहिए थे वो भी छीन चुके हैं। तो ऐसे लोगों को कानून ऐसा बनना चाहिए, कानून हाथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो लोग ऐसे आके हम जिन्स परस्ती की बात करें, इन तमाम नामर्दों को उठा के ऐसे लकों में लितर मारो कि दोबारा इनकी तशरीफ़ इतनी लाल हुई हुई हो कि दोबारा दिखाने के काबिल ना हो। इनकी जब तक तशरीफ़ पे आप लोग लितर नहीं मारेंगे, जिस तरह बाबा ज़िया के दौर में आप लोग धोबी घाट के मैदान में मजमा लगा करता था और कैरेक्टरलेस लोगों को सरेआम सज़ाएं दी जाती थी, इनको वो लितर पड़ने चाहिए, चाहे कोई मर्द हो कोई औरत हो, जो कैरेक्टरलेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जब तक ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान हकीकी मायनों में इस्लामी जमहूरिया नहीं बन सकेगा। ये आज आधे कपड़ों के साथ आके नाच के गई हैं, कल ये नंगे होके आके नाचेंगी और नो वन वुड बी देयर टू गिव देम अ शट अप कॉल। और जब आप उन्हें रोकने के लिए जाएंगे तो कहेंगे अच्छा तो आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं। भाई भूतनी के एक्सट्रीमिज़म कौन सी फैला रहे हैं? मेरे मुल्क का तुम लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया, उसका इमेज क्या दे रहे हो तुम लोग? तो इनको रोकना होगा। तो आपने उस सिलसिले में धरना भी दिया था? हाँ, हम लोगों ने इन लोगों की हमजिन्स परस्ती वाली NGOs का तो सत्यानाश करके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बजे दिन को बैठे हैं। पुलिस को हमने कहा था कि जनाब हम लोग प्रेस क्लब से जाएंगे डी चौक, तो उन्होंने सारे इंतजामात पुलिस हुकूमत ने जनाब डी चौक में खड़ी की हुई। हम लोग भी तो अभी अर्तगल से बड़ा कुछ सीख चुके हैं ना, बताते और हैं दिखाते और हैं। हम लोग चले गए उधर अपारे चौक वाली साइड पे, फिर काफ़ी कुछ ब्लॉक करना पड़ा। ये और तरह से बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। तो कितने देर आपने वहाँ धरना दिया? और फिर अहमद भाई 2 बजे दिन को बैठे धरने पे,
और एट ए टाइम हमने 2 धरने दिए थे अच्छा। ऑन द स्पॉट, और फिर एंड पे हम लोग मर्ज हो गए। हम लोगों की जो मुस्लिम तलबा महाज की तंजीमात थी, उनसे हमने रात को ही कहा था कि भाई इन लोगों ने कोई हमारी बात नहीं सुननी, आप लोग एक तरफ धरना दें, इन्हें बताए बगैर हम दूसरी तरफ देते हैं और ऑन द स्पॉट हम मर्ज हो जाएंगे, तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर इन पे हो जाएगा और मर्ज भी तीसरी जगह पे होंगे, जो बताइए उस पर नहीं होंगे। तो सिक्योरिटी के लिए जो इंतजामात थे वो कहीं और किए गए थे, हम लोग कहीं और जाके पहुंच गए। तो एनी हाउ रात को 11 बजे वो मुज़ाकरात हमारे माने गए, तो कामयाब हुए, मुतालबात माने गए। और ये पाकिस्तान के पिछले 15-20 सालों की तारीख का वाहिद ऐसा धरना है जिसमें लोग आते तो जज्बे के साथ हैं और जाते वक्त भी खुशी खुशी के हैं, वरना लोग हमेशा मायूस होकर उठे हैं धरनों से कि वो चीज़ें मानी नहीं जाती। और इस बार हम मनवा के आए क्योंकि हम लोग इनको जान चुके थे कि इनसे मनवाया कैसे जाता है। तो किन मुतालबात पे आपकी जो है वो गवर्नमेंट से डील हुई फिर? हमारा जो पहला मुतालबा था वो ये था कि जी जितने भी ऐसे लोग कैरेक्टरलेस एक्टिविटीज़ में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान और इसकी इस्लामिक आइडियोलॉजी को टॉर्निश करने के लिए कोई रोल किसी ने प्ले किया, उनकी निशानदही करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अच्छा। वो उन्होंने मान लिया। दूसरा, मिस्टर चिप्स को रेडिकेट करके आपके तालीमी निसाब से निकाल के उसकी जगह इस्लामी हीरोज़ मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अयूबी में से कोई एक टॉपिक का नॉवल आप लोग निकालें जो बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उन्हें पता चले यार हमारे हीरोज़ कौन है। तीसरा जो है कि पैमरा पे इन तमाम मारवी सरमत टाइप के जो गंदी नाजायज़ औलादें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन पे पाबंदी लगाई जाए जो पाकिस्तान के मुक़द्दस इदारों, मुक़द्दस गाय या इन हमारे सबसे बढ़ के ये चीज़ बीच में डालनी पड़ती है, इसके बगैर मुतालबात माने नहीं जाते, या फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो तो इन पे पाबंदी लगाई जाए। तीसरा जो था इसके बाद हमारा मुतालबा था हम जिन्स परस्ती पे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs काम कर रही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सब पे पाबंदी आयद की जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम लोग एक मुतालबे के लिए गए थे और 4 मनवाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या देखते हैं मुतालबात के अमल दरामद होगा या फिर? नहीं, हमें ज़बरदस्ती अमल दरामद कराना पड़ेगा, एम ही थोड़ी करेंगे कि दफ्तर में बैठ के उन्होंने सूटे लगा रहे हैं, हम जाके साथ बैठेंगे, हम कहेंगे एक जो है ना अभी एक सबूत दिखाए ना कि वो आप बेफिक्र हैं, हम लोग मनवाएंगे। ये पाकिस्तान हमारा है। हमारे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब खिज़र टिवाने ने कहा था ना कि जनाब ये ब्लैंक चेक ले लो, फिल एंड साइन इट एंड टेल मी द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड, जिन्हें पैसे चाहिए ने मैं देना, मिस्टर जिनानू सपोर्ट ना करो। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने वो ब्लैंक चेक जला दिया अंगीठी में, और क्या हुन अगर जिनाद सपोर्ट की थी मेरे तो वर्ड के कोई बुरा नहीं होएगा। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने कहा अच्छा मैं अल्लाह दे 99 ना पढ़े जिन्हें खिज़र टिवाने का नाम मौजूद नहीं है, तू मैनू धमकी देगा। तो हम तो ऐसे हमारे अकाबिर वो हैं, हमारे अकाबिर पीर जमात अली शाह जैसे लोग हैं जिन लोगों ने कहा था कि वो शख्स मेरा मुरीद ही नहीं है, मैं उसका जनाजा ही नहीं पढ़ूंगा जो मिस्टर जिना का साथ ना दे। हमारे अकाबिर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी हैं जिनके दोस्तों के तोपों के आगे बांध दिया गया था और जिस्म के पटखच्चे उड़ा दिए गए थे। हमारे अकाबिर वो हैं कि जिस्म पे इस्त्रियाँ फेरी की थी, कोयले वाली इस्त्री सही भारी होती है, हमारे दादी नानी अगर जिंदा हैं उनसे जाके हम पूछें वो उठाई नहीं जाती थी और चमड़ी उधड़ जाती थी। वो 80 साल 70 साल 65 साल के बुज़ुर्गों के जिस्म पे डाली जाती और जब चमड़ी उधर जाती तो फिर नमक और मिर्चों का छिड़काव किया जाता और फिर दोबारा इस्त्री फेरी जाती, फिर फांसी के फंदे पे लटकाया जाता। तब भी किफ़ायत अली काफ़ी यही कहते थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान बनाने में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, हम लोग उन लोगों के फॉलोअर्स हैं। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी जैसे लोग जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशंस के हुए अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ MSF, कायदे आज़म कहते थे इन नौजवानों की वजह से पाकिस्तान बना। अब उन्हीं न्याजी साहब के फॉलोअर्स जो हैं पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हू द हेल दे आर कि हमारी बात को इग्नोर कर सके, इनके बाप का पाकिस्तान है, हम करवाएंगे इनसे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो ये है कि आपने फिर जेल से आने के बाद इधर अपने गांव में एक छोटा सा वो जलसा भी किया है, तो उसमें आपने कहा है कि भाई मेरी अपने बुज़ुर्गों से बातचीत हो रही है कि शायद मैं अमली सियासत में कदम रख दूँ, तो इस बारे में क्या फिर सोचा है आपने? देखें, ओवरऑल तो हम लोग बहुत जल्द पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे, हम सारे लोग, और ऑफ द रिकॉर्ड हमारा राब्ता तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन लोगों से भी है जो नज़रियाती लोग हैं जो तंग आ चुके हैं उन सेटअप से। जहाँ तक इलाके की बात है तो उस पे मैं अभी तक कोई कमेंट नहीं कर सकता जब तक हमारे चचा या वालिद साहब कोई गो अहेड नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर सारी मेहनत उन लोगों की है
वो लोग मुझसे बेहतर जानते हैं इलाके की सियासत को, तो जो उनका हुक्म होगा वही सर आंखों पे होगा, उससे पहले कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ओवरऑल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी सतह पे उस पे तो हम तैयार बैठे हुए, अब सिर्फ वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब ऐलान करें। अच्छा, ये है कि फिर अवाम जो है ये उम्मीद करे इस 2022 के जो है वो इलेक्शन में आप 2023 के इलेक्शन में हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पूरी जमात लेकर आ रहे हैं, पूरा सेटअप लेके आ रहे हैं, ऑल्टरनेट निज़ाम लेके आ रहे हैं। हम जो अभी 3-4 महीनों से ऐलान करने से रुके हुए हैं, हम लोग ऑल्टरनेट निज़ाम दे रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, रिलीजियस मैटर्स की पॉलिसी क्या होगी, आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने की पॉलिसी क्या होगी, आपके पश्तून जो नाराज़ हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा कि यार ये पाकिस्तान के असल वारिस हैं। आपका मजहबी तबका जो नाराज़ है, ये आपके कौम का सबसे बड़ा एसेट है, बग़ैर तनख्वाहों के शहादत देने वाले लोग हैं। ये कल को तुम लोगों को की ज़रूरत पड़ेगी तो ये फवाद चौधरी वगैरह ने नहीं आना जिहाद करना है, इन लोगों को क्यों तुम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हो। फिर आपके बलोच जो नाराज़ हैं उन लोगों के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि यार उस वक़्त नवाब अकबर बुगटी के साथ तमाम कबायली हमायदीन ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया था और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जम हुआ था, ये हमसे बड़े पाकिस्तानी हैं। महाजिर जो नाराज़ हैं उन्हें कैसे मनाना है कि भाई ये एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो तन मन धन जान माल इज़्ज़त आबरू घर बार बच्चे बीवी सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान आए, दे वर हैविंग नथिंग विद देम, बड़े बड़े नवाब वडेरे सब कुछ छोड़ के इधर आ गए। भाई वो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है, मैं तो पैदा इधर हूँ, मुझे तो बना बनाया प्लेट में मिल गया। तो पाकिस्तान को दोबारा एक कौम कैसे बनाना है, वो पूरा निज़ाम हम तरतीब दे रहे हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ला के, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में गद्दारी के ठप्पे ना लगा दें। तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर जो आपके आर्म फोर्सेस और आवाम में गैप आ गया था पिछले कुछ सालों में, उसको कैसे कवर अप किया जाए कि यार ये आपकी आर्म फोर्सेस कोई अमेरिका से उठ के नहीं है, आपकी अपनी है। फिर आप लोगों के जो सियासत में जो एक गलाजत आ गई थी, उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है। एक आम दिहाड़ीदार मजदूर का बच्चा किस तरह मेन स्ट्रीम में आएगा अगर वो पढ़ा लिखा है और चीज़ों को जानता है, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। पूरा एक ऑल्टरनेट निज़ाम, सिर्फ नारे नहीं, प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि जो एक तैयब अर्दगान मॉडल तुर्की में इम्प्लीमेंट हुआ, वो यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा कि सीरतन मुल्ला और सूरतन मिस्टर लोग आपके सिस्टम में ऐसे घुस जाएंगे कि लोगों को समझ नहीं आएगी कि यार ये पैंट कोट और टाई पहन के बैठा हुआ है, लेकिन ये विचो तो पूरा मौलवी बैठा हुआ है, और हम इसको रोक भी नहीं सकते कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है या क्या है। इनको समझ नहीं आएगी, सर पीटेंगे अपना कि यार किस तरीके से सिस्टम में घुस गए, हम वापस से नहीं। मैं जब 16-17 साल का था, मैंने तब से इस पे काम शुरू कर दिया था कि किस तरीके से हम लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे। अभी हमारे जवान मुख्तलिफ जगहों पे पहुंच चुके हैं, अगले कुछ सालों में ज़रा जवान मज़ीद हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे, तो आप देखेंगे पाकिस्तान कायदे आज़म और उल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बन के निकलेगा इंशाल्लाह। चलो ये दुआ है कि अल्लाह आपको इस मकसद में कामयाब करे। आमीन। तो आखिर में आप जो है वो हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं देखने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और पेवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख, और ये भी कि तैयारी अपनी पूरी कर लें अपने अपने इलाकों में। इंशाल्लाह अगले कुछ माह में हम निकल रहे हैं मैदान में इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इससे मोहब्बत दरअसल इस्लाम से मोहब्बत है, और इससे गद्दारी दरअसल इस्लाम से गद्दारी है। ये मुल्क मदीना सानी है, इससे प्यार नहीं करो, इससे इश्क करो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो चले जी, आखिर में हम शहीर सालवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। हमने जब भी इनसे टाइम मांगा, इन्हें फ़ोन किया, तो इन्होंने कभी हमें ना नहीं की। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बेल के आइकन को बिल्कुल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।